आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जम के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक बात सुनिएगा, इसके चैप्टर्स नोट करने से पहले एक बात तो आप लोग बहुत ध्यान से सुन लें। पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स रह गए हैं और अपनी अटैम्प्ट को फिर ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा वो मेरी इस बात को ध्यान से सुने, फिर वो जो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ने का पर्पस तभी पूरा होगा जो मैं बात आपको अभी बता रहा हूँ वो आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, देखिए पहली बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें ये ध्यान देना होगा कि हम एग्जाम में कितनी बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार, दो बार, तीन बार अटेम्प्ट कर चुके हैं और रह गए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि रह जाने की वजह क्या है। मैंने ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपीरियंस में, और जो कितने कई सालों से जो मैं ये फील्ड में जो देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने जान दिया है कि कुछ बातें स्टूडेंट अपने एग्जाम के आंसर शीट में कमियां कराता है। बेचारे ने पढ़ा भी, मेहनत भी किया, पर कहीं कमियां रह जाती हैं। ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन में कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को पहले समझ लो, फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेंगे। सिंपल। तो बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। आखिर वीडियो दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पब्लिक में आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो पक्की बातें बोलूंगा, लेकिन पहले इन बातों का आप ध्यान से सुन लो। ठीक है, क्या बातें हैं वो देखिए। पहली बात, हम प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन हमारी प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑरली रहती है। मतलब ये कि हम टेस्ट प्रैक्टिस तो करते ही नहीं है। अब एक बात सोचिएगा, अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, अब राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, एग्जाम में आप सोचिए बहुत सारा स्टूडेंट्स हैं जो लोग करते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, और जो करते हैं वो भी सुने एक बार। तो एग्जाम में आप पहुंचे, आपने एक सब कुछ ऑरली रेडी किया हुआ है, हाँ पढ़ा है, कंसेप्ट समझ लिया, हाँ जी याद है। आपने इतने टाइम से अगर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं किया, आप अचानक से लिखने बैठेंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होती है, आपका एक फ्लो नहीं बनता राइटिंग का। ठीक है, एक ड्राफ्टिंग में एक शार्पनेस नहीं आती है। तो क्या करना जरूरी है, अभी भी वक्त है, जून एग्जाम है और अभी भी वक्त है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है या जिन लोगों का प्रिपरेशन 50% हुआ है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपने लिए एक छोटा टेस्ट रोजाना कंडक्ट करना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिएगा और उस सब्जेक्ट का रोजाना टेस्ट कीजिएगा। टेस्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जिनका सिलेबस हो चुका है वो एटलीस्ट फुल बुक टेस्ट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। उसके तरीके क्या हो सकते हैं, 50% सिलेबस का एक बार टेस्ट किया, देन 50% एक बार किया, ठीक है, एंड देन एटलीस्ट 2 टाइम्स फुल टेस्ट बुक 2 टाइम्स। आई गारंटीड एग्जामिशन आएगा, आई गारंटी। लेकिन अभी आगे का बात सुन लेना पूरा बसाने पर, ठीक है। अच्छा, तो टेस्ट आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि टेस्ट कुछ मैं भी कंडक्ट कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स कहीं और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो अपने फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं। आई होप वो लोग कर रहे होंगे। नहीं है, कहीं से भी टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट मैं भी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। मैं अक्सर करता हूँ टेस्ट ऑर्गेनाइज, और ये ही एक एग्जाम को क्रैक करने की और एग्जामिशन गेन करने की राइट स्ट्रैटेजी है। मैं आपको अगर बताऊँ तो मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स ने या जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी 21 डेज का लास्ट मंथ में टेस्ट प्रैक्टिस किया है, 21 डेज का। इसे मैं आपको लिंक के थ्रू सेंड करूंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो इसके रेफरेंसेस से भी अपने आप की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने खुद की टेस्ट सीरीज बना के। क्लियर है? याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर मान लीजिए टेस्ट सीरीज हमने प्रैक्टिस कर भी ली, तो उसे इवैल्यूएट कौन करेगा? उसकी इवैल्यूएशन के लिए याद रखिएगा, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए हो पाएगा। सबके लिए करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए मैं डेफिनेटली करूंगा। क्या करूंगा? आई विल गिव माय कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। मैं पेपर्स क्योंकि जो टेस्ट सीरीज के वो अपलोड करूंगा, ठीक है। आप लोग अपना पेपर एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे आपके आंसर की कॉपीज, ठीक है। उसकी फोटोज, उन फोटोज को ऑब्जर्व करके मैं आपके आंसर्स में कमियां बताऊंगा आपको, या एक कंपोजिट उसके ऊपर वीडियो देखूंगा जो मेजर प्रॉब्लम्स होगा, उसके ऊपर आपको लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? सो अगर टेस्ट सीरीज में आप लोग ध्यान से करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7568
387606। ऑलराइट, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। याद रखिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज ये रहते हैं कि मैं कंप्लायंसेस में बिजी रहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कॉल के बजाय आप मुझे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करें, ठीक है। आप लोगों को कांटेक्ट करके एक बात जरूर लिखना होगा, मैं तभी डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। आई प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ICSI। याद रखिएगा, बहुत बदतमीजी हो रहा है इन दोनों, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमें गर्व होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात आपको लिखना होगा, आई प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ICSI एंड डेफिनेटली आई कॉन्टेक्ट यू। इस नंबर पे कीजिएगा। ये आपको बेसिकली इस नंबर के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा टेस्ट सीरीज के टेस्ट पेपर्स मैं आपको सेंड करूंगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैंने बताया कि अगर टेस्ट सीरीज आपने प्रॉपर टाइम किया, आई गारंटीड आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। याद रखिएगा, लास्ट टाइम पे पूरी जान लगा देनी है एंड आई टेल यू कैसे करेंगे सब कुछ। सेकंड बात, बहुत ध्यान सुनिएगा, अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया है कि एग्जाम में स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते वक्त क्या करते हैं, कुछ लोगों का मेंटालिटी होता है कि क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से स्टार्ट करिए जहां से आपको अच्छे से आते हैं, बजाय 1 2 3 के चक्कर में मत पड़िए। अगर पहले से अच्छा आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। सर मुझे थर्ड आता है तो थर्ड अटेम्प्ट कीजिएगा। पहले सोचिए, मेंटालिटी देखिए एग्जामिनर की, वो आपकी कॉपी पढ़ रहा है और एग्जाम को आंसर्स को रीड करते हैं वो कहेगा अरे क्या आंसर्स हैं यार, लेकिन पहला ही आंसर उसे बड़ा ही शानदार मिलेगा, वो इम्प्रेस हो जाएंगे। आप सोच के देखिएगा, एक बंडल, कॉपी का बंडल चेक करने वाले एग्जामिनर के सामने होता है। मैंने खूब इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरे पास अगर एक कॉपी आया, उसमें एक आंसर बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट, मान लीजिए जो आपके आगे बैठे होंगे, उससे आगे कुछ बैठे होंगे, उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर किया उस पर। वही जब कॉपी आपका मेरे पास आया, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने टाइप कर लिया, पर आपको बहुत अच्छा नहीं आता, मैं ऑब्जर्व ऐसे करूंगा। सोच के देखिएगा, जिसको मैंने 4 मार्क्स दे दिए और आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आई, वो आंसर में वो जो चाहिए डिमांड वो नहीं है पूरी, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि वहां से अटेम्प्ट करें जहां से हमें बहुत अच्छे से आता है, बजाय इसके कि 1 2 3 करने के। क्लियर है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, कहां से करेंगे? जहां से अच्छे से आता है, ठीक है। इससे याद रखिएगा, स्कोर बढ़ता है। क्लियर? दूसरी बात, अब अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया है कि अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब अटेम्प्ट करते वक्त कोई स्टेटमेंट लिखा, मान लीजिएगा कोई स्टेटमेंट लिखा, पॉज करके नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं पहले ही बता दूं आपको, ये मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए कर पाऊंगा, सबके लिए करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ चुके हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि सबके लिए कर पाऊँ। सो आई एम टेलिंग यू 50 स्टूडेंट्स को ही मैं टारगेट कर पाऊंगा, जिनकी कॉपीज देख के मैं आंसर कर पाऊंगा। क्लियर? सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान समझिएगा। अब आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस कोई भी सेक्शन, ठीक है। आपको लगा ये तो मैं गलत लिख गया। आप क्या करते हैं उसमें, अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसे काटते हैं ऐसे। अगर जो लोग ऐसे काटता है बहुत बड़ी गलती करता है, आपकी प्रेजेंटेशन खराब होती है। ऐसा मत करो। कैसे काटना है? सिंपली 2 लाइन बहुत है। एग्जामिनर को पता है आपने काट दिया, वो सही नहीं है, और वो देख लेगा तो कोई पाप नहीं लग जाएगा। ट्रस्ट मी डियर स्टूडेंट्स, ऐसे काटने का मेथड कभी भी अच्छा नहीं होता है। इससे गलत इंप्रेशन जाता है। ज़्यादा काट पीस देखने से आपकी खुद की प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर जो कॉपी देख रहा है उसके माइंड में नेगेटिविटी आती है, और वो एग्जामिनर ना चाहते भी आपका स्कोर कम कर देता है। क्लियर है बात? तो काटा पीसी से बचना है। अगर कुछ गलत भी हो गया है तो मेथड क्या है, इस तरह से काट दीजिएगा। सर पूरा पैराग्राफ लिख दिया है, सिंपली ऐसे कर दीजिएगा, और कैंसल लिख सकते हैं, ठीक है, कैंसल्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, स्टैम्प एक्ट में पढ़ा हुआ है। क्लियर है? उसी मेथड को फॉलो कर दो यहाँ पे। क्लियर? तो ऐसे बचेंगे, हो जाता है, प्रेजेंटेशन खराब करने से बचेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, काम की बात है, चैप्टर बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिएगा तभी वो काम आएगा। अब आप तीसरी बात सुनिएगा, अपने आंसर्स को ऑथेंटिकेट करा करिए। ऑथेंटिकेट करने का मतलब समझिएगा, आंसर में वजन आए। वजन कैसा आएगा? फैक्ट्स और फिगर के साथ में। फैक्ट्स फिगर क्या कहते हैं? अगर किसी आंसर को कर रहे हैं उसको सेक्शन के साथ ऑथेंटिकेट कीजिएगा। ये सेक्शन ही कहता है। देखिए, लॉ में हम नहीं, सेक्शन में बात की गई है। आप समझ रहे ना? अब समझिए, जब ट्रिब्यूनल से प्लीडिंग होती है, यू नो व्हाट, ट्रिब्यूनल से प्लीडिंग होती है ना, लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको अपनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने का मौका नहीं मिलता है।
आपको अपने प्लीडिंग को ऑथेंटिकेट करना होता है विद सेक्शन रेफरेंसेस, साइटेड केस लॉज और इंटरप्रिटेशंस। स्पेसिफिक बातें होती हैं क्योंकि स्पेसिफिक टाइम मिला हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा क्या करना है। जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे ना, एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त जिस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं उस क्वेश्चन को करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें केस लॉ के रेफरेंसेस की अगर रिक्वायरमेंट है तो केस लॉ का रेफरेंस दीजिए। सेक्शंस आपको पता है तो सेक्शंस लिखिए, रूल्स अगर पता है तो रूल्स लिखिए, रेगुलेशंस पता है तो रेगुलेशंस लिखिए। याद रखिएगा जब ये डिसाइडेड केस लॉज, सेक्शंस, आप रूल्स, रेगुलेशंस के रेफरेंसेस के साथ आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं, एग्जामिनर दीवाने हो जाते हैं आपके। आई गारंटी बहुत बढ़िया मार्क्स मिलता है, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, आंसर्स को ऑथेंटिकेट करना है ताकि उस आंसर्स में वजन आए, ठीक है। और याद रखिएगा मैं जब कह रहा हूँ आता है तो बहुत सी बात है। अब आप देखो दो चीजों में कॉम्बिनेशन करो। जिस स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस किया उसके लिए करना इजी होगा, इसके लिए इजी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने अपने आप को टेस्ट सीरीज करके उनको प्रिपेयर कर लिया है। अब उसके लिए आंसर सेक्शंस को लर्न करना, केस लॉ के रेफरेंसेस देना, रूल्स को याद रखना, ठीक है, और रेगुलेशंस को याद रखना इजी रहेगा। तो जो मैं चैप्टर्स आपको भी बताऊंगा उनमें तो आपको काम कर लेना ही कर लेना है, उन चैप्टर्स को तो करना ही करना है। क्लियर है? याद रखिएगा। अब एक बात और इसी में खास ऐड करता हूं, आपको मिलते हैं 3 घंटे, सर हम जानते हैं, हाँ सबको पता है 3 आवर्स मिलते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, इन 3 आवर्स में होता क्या है, आप देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्टूडेंट लास्ट तक लिखता रहता है, लास्ट तक। अब एक बात समझो, ध्यान से सुनो एक बात, जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके आंसर्स में स्पेसिफिक होंगे, सही और ऑथेंटिकेटेड आंसर करोगे, सिंपल। अब एक बात समझो, जब आपके पास में सही राइटिंग स्पीड होगी, ये स्पीड कहाँ से आएगी? टेस्ट प्रैक्टिस से। टेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा जो मेरे सीरीज के थ्रू कैसे मैं करवाता हूँ। मैं टाइम बाउंड टेस्ट करवाता हूँ, इतने टाइम में ही टेस्ट करना है, क्लियर? वो बताएंगे हम आपको। अब समझिए, उस प्रैक्टिस के फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप 3 घंटे में अपना पेपर 10 मिनट पहले खत्म करते हैं, जो कि करना चाहिए, ठीक है, तो अपने पास एक पेंसिल रखिएगा और पूरे पेपर में जहां जहां आपने क्वेश्चन का आंसर करते वक्त जिन आंसर्स में सेक्शंस की रेफरेंस जो है पेंसिल से हाईलाइट कीजिएगा, केस लॉ की रेफरेंस को हाईलाइट कीजिएगा। और ये काम आपको लास्ट में करना है, स्टार्टिंग में साथ में मत करना, अदरवाइज असली मटेरियल देना भूल जाओगे। तो पहला काम करना है, पहले तो आंसर्स रेडी कर लेने हैं, उसके बाद में लास्ट में 5-10 मार्क्स बचेंगे। उसका बेनिफिट 10 मार्क्स में अपने आंसर्स को रीड भी कर पाएंगे और फटाफट साथ साथ हाईलाइट करते चल जाइए। 4 to 5 मार्क्स याद रखिएगा, एग्जाम में एक्स्ट्रा मिलता है इस बात का, प्रेजेंटेशन का 4 to 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, साबित करा सकता हूँ कि आईसीएसई देता है इन मार्क्स को एक्स्ट्रा। सिंपल एकदम, बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात, अब एक और बात सुनिएगा, तो ये प्रेजेंटेशन वाला हमको बहुत अच्छा नंबर देके जाएगा, आई गारंटी। अच्छा, लास्ट बात बेटा, उन स्टूडेंट से बचना जो डिमोटिवेट करने का काम करते हैं सुबह शाम। अरे यार ये आ गया, अरे ये पढ़ा के तूने, अरे यार मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, और इसका पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, अरे यार क्या होगा। इनसे प्लीज बचो, ठीक है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, यू नो व्हाट, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका खुद का दिया जलता नहीं है और जिसका जल रहा होता है ना उसको भी बुझा देते हैं। सो इनसे बचो। अगर ग्रुप पे स्टडी करने का आदत है और आपकी ग्रुप जो है बहुत ही मोटिवेटेड ग्रुप है, अच्छी बात है, उनके साथ पढ़िए। आपको अकेले पढ़ने का आदत है तो प्लीज अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड कीजिएगा। आई पर्सनली बिलीव कि एग्जाम से एटलीस्ट 48 घंटे पहले आप अपने आप को आइसोलेटेड रखें, लाइट फूड खाएं, अपने आप को अच्छे से हेल्थी एनवायरनमेंट में रखें, कम बोलें, अपने आप को मेमोराइज ज़्यादा करें, चीज़ों को, टॉपिक्स को मेमोराइज ज़्यादा करें, ठीक है। मेरे से बीच में भी कई क्वेश्चंस बीच में वैसे पूछे गए थे कई स्टूडेंट्स से कि सर रिवाइज कैसे करें। देखिए, रिवाइज करना और रिकॉल करने में फ़र्क है। अगर आपने कोई टॉपिक को समझ लिया, पढ़ लिया है, तो उसे एक बार रिवाइज करें, लेकिन रिकॉल आप उसे कभी भी कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क है। रिवाइज में थ्रू आउट द सेक्शंस आपको पढ़ना होता है पूरा का पूरा, मैंने क्या कहा था। रिकॉल में उसके कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, जैसे एग्जांपल दूं, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था आपको कि हम मेंजर रिमेरेशन का बात किया, तो मैंने उसमें अब स्पीड से करेंगे तो क्या होगा, रिकॉल कैसे करें। सेक्शन 197 में क्या पढ़ा है, देखिए
सर रिम्यूनरेशन अगर हम लोग कैटेगराइज करें ओवरऑल कितना होता है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। ऑलराइट, दो कैटेगरी बनेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देंगे तो कितना दे सकते हैं 5%, उससे ज्यादा देना है तो ऐसा। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, रिकॉल रिवाइज में होता है, एक बार थोड़ा वापस देखना है कि क्या क्या लिखे हैं, ठीक है। तो रिकॉल ज्यादा कीजिएगा, ऐसे बैठ के रिकॉल कीजिएगा, क्लियर है। तो ये कब करेंगे, अगर आप अकेले चलते तो अकेले कीजिएगा, ग्रुप में करना चाहे ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो देखिए जहां आपको आदत है जिस तरह से पढ़ने का, क्लियर, ऑलराइट ना। तो एग्जाम में याद रखना है, फिर छोटी छोटी बातें हैं एग्जामिनेशन टाइम से लेके जाइएगा, भूलिए मत उन्हें, ठीक है। रिलैक्स रहिएगा, अपना रिस्पॉन्स मत भूलिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले पहुंचे, 10 to 15 मिनट्स। वहां अगर पहुंच गए हैं तो याद रखिएगा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ना ज़्यादा लोगों से बात कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, भगवान जाने इतनी बातें आती हैं। आप ध्यान से देखिएगा, सिंसियर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर रैंकर्स या जिन्हें एग्जामिनेशंस गेन किए, वो एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसे आता है जैसे वो घर से ये साइड करके हैं कि रैंक लेके जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं होता इस भीड़ से इधर कौन लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो आते हैं टाइम से, एग्जाम सेंटर में जाते हैं, सिंसियरली अटेम्प्ट करते हुए आते हैं। मुझे इस वीडियो में एक बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, आई प्राउड टू माय ऑल दोस स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन गेन किया है। वो बहुत सिंसियरली उन्होंने अपनी एग्जामिनेशन लाने के लिए बहुत सिंसियर पढ़ाई की, उन्होंने कोई लेना देना नहीं था किसी से भी, ऑलराइट। सो नाउ हियर कम्स द टाइम टू टेल यू कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स में, मैं यहाँ पर आपको चारों ओल्ड सिलेबस, चारों लॉ सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में 80-90 मार्क्स के लिए 100% है। बट उन चैप्टर्स को आपको A to Z अच्छे से समझ लेना है। मैं बोल रहा हूँ 80 to 90 मार्क्स का पक्के आते हैं और आएंगे, लेकिन जो मैंने आपको पूरी बातें बताई हैं उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। नाउ प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी याद रखिएगा, पहले अपनी चारों लॉ बुक रख लीजिएगा अपने पास, मॉड्यूल्स हैं तो मॉड्यूल्स को रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम फिर यहाँ पर नोट कर पाएंगे, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ मैं आपको पहले कंपनी लॉ के मॉड्यूल अगर ले आए हैं, याद रखिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मॉड्यूल नहीं है आसपास तो ले आइएगा, मॉड्यूल नहीं है तो एटलीस्ट जब भी रेंज हो तब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, उन चैप्टर्स पर टिक मार्क कर लीजिएगा, ऐसे टिक मार्क कीजिएगा जो आपको पता लग जाए कि जो मैंने बताए पहले से बहुत टिक हो सकते हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक कलर को यूज कर लीजिएगा। जिनके पास नहीं है याद रखिए वो नोट कर सकते हैं, क्लियर। तो कंपनी लॉ में ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ पूरी सीरीज में, याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट, फटाफट कीजिएगा, ठीक है। कंपनी लॉ बोल रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सेकंड, अपॉइंटमेंट and remuneration of KMP, appointment and remuneration of KMP and board and its power। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीरीज में जाकर देख सकते हैं, इस चैनल पे मेरे अवेलेबल हैं, ठीक है। बोर्ड का और जनरल मीटिंग का कंप्लीट पूरा आपको दे रखा है मैंने, आप यहाँ जाएं सीरीज पे जाकर पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत जम के लिखा हुआ है, बहुत जम के समझाया हुआ है डिटेल में, कई सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो कंपनी लॉ में पहला इंट्रोडक्शन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, अपॉइंटमेंट एंड रिमुनरेशन ऑफ KMP, बोर्ड एंड इट्स पावर, ठीक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट, जनरल मीटिंग, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल, प्रोस्पेक्टस, इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड चार्जेस वाला चैप्टर, ठीक है। डिविडेंड, LLP, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, LLP, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी प्लस टाइप ऑफ कंपनी, साथ में पढ़ना है, प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन कंपनी प्लस टाइप ऑफ कंपनी, मतलब साथ में करने का है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, LGSI मतलब लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, सिंपल है। ये चैप्टर्स हैं, बहुत ऐसे चैप्टर बताए हैं 90 मार्क्स के लिए, हर साल एग्जाम में आता है। और सुनिए ना, कंपनी लॉ की जान है चैप्टर्स, कंपनी लॉ की जान है, तो अभी चैप्टर्स आपको पता है क्या करना है, इन्हें जम के प्रिपेयर कर लेना पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चैप्टर्स का कोई औकात नहीं है, किसी काम का नहीं, बेकार में डाला हुआ है, नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्यों कह रहा हूँ, अक्सर हमारी प्रिपरेशन में गड़बड़ी होती है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कहाँ से करूँ। अगर किसी की
प्रॉपर गाइडेंस में नहीं पढ़ा है वो बच्चा, ये प्रॉब्लम जब आता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इन चैप्टर्स को कंपेयर करके आप जम के प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट 17-18 चैप्टर्स है। ठीक है, 34 चैप्टर्स हैं, 18-20 चैप्टर्स भी कर सकते हो यार, कितना इतना तो करो। ठीक है, और अच्छे से करो इसको, ये हो जाएंगे फिर उन पे जाना, लेकिन इनको छोड़ना नहीं, इनको तो करके जाना है। कोई भी कुछ नहीं कहते, इनको करके जाना है। ठीक है, इसे कर लेने के बाद में आपको याद रखिए टेस्ट प्रैक्टिस करना है। कंपनी लॉ में 50% क्वेश्चंस अप्लाइड होते हैं, केस लॉ बेस्ड होते हैं, और उसका तरीका समझो। मॉड्यूल बेटा, मॉड्यूल आईसीटी का मॉड्यूल में केस लॉज जितने लिखे हैं ना, इतने समझाए हुए हैं, उनको रीड करके जाओ। तुमने एक बार रीड कर लिया, समझ लिया, आंसर याद हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लैरिटी देगी। टेस्ट प्रैक्टिस करोगे इजी रहेगा, सिंपल है। टेस्ट प्रैक्टिस के साथ में टाइम अभी भी सफिशिएंट है, जिन लोगों ने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया है अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ईसीएल मैं फिर बोल दूं, जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं ये वो चैप्टर्स हैं जो कि मैंने अपने लास्ट कई साल के एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किए हैं, जो कि ऐसे डिमांड है, आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डिमांड है कि एक चीज स्टूडेंट्स को ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। ईसीएल फेमा हंसगो जानता है, फेमा चैप्टर पक्का है, अच्छे मार्क्स के लिए आता है। फेमा एफसीआरए, ठीक है, फेमा एफसीआरए, कंपटीशन एंड कंज्यूमर। आईपीआर में 3 बातें याद रखनी है। आईपीआर में इनमें से क्वेश्चन 100% आते हैं और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आईपीआर में कौन सा, देखो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। आईपीआर में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आर्बिट्रेशन, स्टैम्प, आर्बिट्रेशन, स्टैम्प, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, पार्ट बी में आ जाइए फटाक से। पार्ट बी में देखिएगा एसेंशियल कमोडिटीज, डिमांड है इस क्वेश्चन क्या देखिएगा, एसेंशियल कमोडिटीज, सोसाइटीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, 1880, एंड ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अब देखिएगा यहीं से एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये चैप्टर 90 मार्क्स, 80-90 मार्क्स कवर करता है हर एग्जाम में, हर एग्जाम में आए हैं, ईसीएल के हर एग्जाम में आते हैं। आप बोल रहे होंगे सर कि बहुत सारा छूट गया है सर, इतने सारे चैप्टर्स करेंगे। यार एग्जीक्यूटिव पढ़ाई कर रहे हो, जो सीरीज बता रहा हूँ इस सीरीज में याद करना है। रिवीजन अगर पढ़ चुके तो रिवीजन इस पे करना है, इसमें कुछ छूट नहीं गया उसे देख लेना है अच्छे से। क्लियर, ऑलराइट। अब देखिएगा, अब आता है आपके लिए आपका मॉड्यूल सेकंड का। मॉड्यूल सेकंड के अंदर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। मैं आपको एक सिंपल से बता दूं, ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो चैप्टर्स बता रहा हूँ, इन चैप्टर्स को जम के करना है। इनमें कुछ ऐसा नहीं हो जो आपको नहीं आता हो। इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको अभी बताया, टेस्ट प्रैक्टिस से एकदम बेटर हो जाएंगे, और जो मैंने आपको बात समझाएंगे उनका ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन पक्का है आपकी, अगर ऑनेस्ट मेहनत है, ईमानदारी से मेहनत है, आई गारंटी यू विल गेट द एग्जामिनेशंस। क्लियर, ऑलराइट। नाउ सिक्योरिटीज लॉ की बात कर लेते हैं, फटाफट आप देखिएगा, तो नोट कर लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा, जहां छूट गया पॉज करके या रिवाइंड करके सुन लीजिएगा वापस। अगर बात करें, ध्यान सुनिएगा, पहला चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये चैप्टर बड़ा हर बार घंटे लेके गया है 10 to 15 मार्क्स तक की। और याद रखिएगा कुछ ऐसे टाइम नहीं है जहां पर 18 मार्क्स 20 मार्क्स 18-20 नंबर के लिए चैप्टर्स आया अकेला, ये और इंपॉर्टेंट है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट बोल रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, आईसीडीआर, आई होप अमेंडमेंट आप पढ़ रहे होंगे, आईसीडीआर, एलओडीआर में क्या रखना है, लिस्टिंग एंड डिलिस्टिंग आपको एक साथ चलेगा। ठीक है, पहला स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, देन दूसरा आईसीडीआर, लिस्टिंग एंड डिलिस्टिंग। ठीक है, 3 चैप्टर हो गए अलग। म्यूचुअल फंड के न्यूमेरिकल पूछते हैं, ध्यान से, म्यूचुअल फंड में उसके न्यूमेरिकल्स। क्लियर, ऐसे ही याद करते जाना है सबको, ऐसे ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, टेक ओवर कोड के न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल, अरे ऑफर प्राइस देना है ना। ठीक है, टेक ओवर हो गया, टेक ओवर का न्यूमेरिकल देखना, 4 मार्क के थ्रू जब ओपन ऑफर का प्राइस निकालते हैं। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी मार्केट और इसके न्यूमेरिकल्स, मनी मार्केट एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा एक बार वापस से, एलओडीआर, लिस्टिंग डिलिस्टिंग के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और अक्सर पूछ जाते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल भी निकालने हैं। सर न्यूमेरिकल कैसे पता लगाना है, अरे सिंपल है, डिलिस्टिंग का भी,
या मान लीजिएगा आपको वॉलंटरी डिलीज करवाना है तो कितना परसेंटेज पब्लिक शेयर होल्डिंग अपने अंदर में आना चाहिए, प्रमोटर को कितना लेना पड़ जाएगा 90%। अगर आपने पब्लिक से खींच लिया क्या शेयर होल्डिंग तो क्या होगा, डिलीज हो जाएगा फ्रॉम द ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस। सिंपल है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप आगे जब टेस्ट सीरीज में से कंडक्ट करेंगे, मैं करूंगा इनके लिए, तो उसमें आप मेरे साथ आ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स याद रखिएगा, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, आईसीडीआर, लिस्टिंग डिलिस्टिंग, म्यूचुअल फंड के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, लिस्टिंग डिलिस्टिंग के न्यूमेरिकल्स, टेक ओवर कोड के न्यूमेरिकल, ओपन ऑफर प्राइस निकालने वाला, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग, क्लियर। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म के अंदर न्यूमेरिकल आता है, हो आपने देखे होंगे, ठीक है। एंड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इन चैप्टर को तो ब्लॉक में पैक कर दीजिएगा, इसे दे दीजिएगा कैटेगरी ए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ। ये अकेले बहुत ही जबरदस्त चैप्टर्स हैं, इनको जम के करना है, ठीक है। ये जब आपके अच्छे से हो जाए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस अच्छे से, उसके बाद बेटा इन्हें और करते जाना है। एडीआर जेडीआर सिंपल चैप्टर्स हैं, डिपॉजिटरीज, सेबी, क्रेडिटिंग, सीआईएस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ, फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, शॉर्ट नोट्स मेरे स्टूडेंट्स सबके पास अवेलेबल हैं इसके, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड मेरे स्टूडेंट्स आप सबके पास ये अवेलेबल है, मैं जानता हूँ कि सबके लोग सबके पास अवेलेबल हैं, हमने सब किए हुए हैं, ठीक है। आप लोग जिनके पास नहीं है, आई होप पढ़े होंगे, आपके फैकल्टीज हमको दे रखे होंगे, आप सेल्फ प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके पास होंगे, आई होप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। ये सिक्योरिटीज लॉ के अंदर याद रखिएगा सिलेबस है जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ये पार्ट बी जो मैंने बोला, इसका मतलब पहले जो चैप्टर्स होता है उन्हें जम के कर लेना है, भयंकर तरीके से याद रखिएगा, उसके बाद ये करना है, क्लियर। अब कुछ स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से एक और बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। IILGL में मुझे बहुत प्राउड होता है कहते हुए कि मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 70+ स्कोर किया हर बार, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने IILGL में हमेशा 70+ स्कोर किया, अच्छा किया है और अच्छे से अच्छे स्कोर किए हैं। अब मैं आपको यहाँ कहता हूँ IILGL को पढ़ने का बेस्ट तरीका उसका मटेरियल है, प्रॉपर मटेरियल से पढ़ें, फिर कोई टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस उससे करें आप, क्लियर। अपडेटेड इसकी मॉड्यूल जो है अक्सर आपको ICSI पे मिल जाएगी, लेकिन पुराने सिलेबस में वो लास्ट 2017 तक का ही अवेलेबल था। उसके अलावा ICSI कॉर्डिनेटर अपलोड करता है, अब वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके लेटेस्ट अपडेट्स अगर चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ व्हाट्सएप पे थ्रू कीजिएगा। अब IILGL में मैंने कैटेगराइज किया हुआ चैप्टर A, B and C, मतलब ये कि पूरी बुक के अंदर A कैटेगरी चैप्टर कौन से हैं तो उन्हें पहले कर लेना, फिर चैप्टर कैटेगरी B, उस B कैटेगरी को पढ़ना है, फिर कैटेगरी C। तो इन्हें अच्छे से रिवाइज करने का और सही तरह से पढ़ने का मेथड यही है। अपना IILGL का मॉड्यूल निकाल लीजिएगा और इसके प्लीज आपके अरेंजमेंट ऑफ स्टडी लेसन कर देगा, मतलब कंटेंट्स पे, ठीक है। तो मैं वहां पर आपको जहां तक बोल रहा हूं पहले बोलूंगा A कैटेगरी चैप्टर्स, तो वहां A लिख दीजिएगा, उन्हें अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा मॉड्यूल से और उनकी टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर B कर लीजिएगा, फिर C कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर A की कैटेगरी जो है याद देखिएगा, हर कोई जानता है फैक्टरीज एक्ट A, तो फैक्टरीज एक्ट के आगे लिख दीजिएगा A। 5-6 नंबर का ये पेपर में हर बार आता है, ध्यान से पढ़ने का इसको, ठीक है। A कैटेगरी चैप्टर बोल रहे हैं, देखिए A लिख रहे हैं, क्या आगे सबके आगे, मैं चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ आपको। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, सॉरी मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्टरीज एक्ट पहला, दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट A लिख देना उसके आगे, तीसरा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI, ठीक है। देन फोर्थ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, देन सिक्स्थ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, देन सेवंथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्लियर क्लियर। पार्ट बी में चले जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ही कैटेगरी में है, CPC एंड CRPC दोनों एक कैटेगरी में है, क्लियर है यहाँ तक। अब पार्ट ए में वापस आ रहा हूं, अब इन चैप्टर्स आगे बी लिखिएगा, ठीक है, ध्यान से। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बी कैटेगरी चैप्टर बोल रहे हैं, ठीक है। देन PF मतलब प्रोविडेंट फंड बिजनेस प्रोविजंस एक्ट, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगेन बी कैटेगरी चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बी कैटेगरी,
एंड अप्रेंटिस एक्ट 1961, आई होप अमेंडेड वाला पढ़ना पूरा, ठीक है, बी कैटेगरी। अब ध्यान सुनो, अब क्या करना क्या है, ए को जंग के पहले तैयार कर लिया, फिर बी को जब तैयार कर लिया, मतलब ज्यादा फोकस, ज्यादा और अच्छे से अच्छा बार बार रिवीजन ए और बी का अच्छे से ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर सी में जाना। सी सुनो, सी का मतलब सड़ा हुआ नहीं है, सड़ा हुआ है इसलिए सी लिखा हुआ नहीं, काम का है भाई, वो भी आते हैं एग्जाम में, लेकिन ए और बी जो कैटेगरी है इसे ज्यादातर इस पे फोकस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो सी भी पढ़ना है, ऐसा नहीं सी नहीं आएगा, सी भी आएगा पहले, लेकिन ए और बी को तैयार करना है। तो सी का मतलब सड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। आइए सी भी देख लेते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिएगा सी कैटेगरी को। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, चाइल्ड लेबर, ट्रेड यूनियन, ठीक है, एंड अगर मैं इसमें हम देखें तो आप ठीक है, बाकी फिर देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ये मैं आपको चैप्टर बोल रहा हूँ, ये जंगे कर दिलाने का, ठीक है। अब पार्ट बी में बेटा ये तो बता ही दिए ना, काउंसिल ऑफ इंडिया, सीबीसी, सीआरटीसी, ये तो एक कैटेगरी, इनको जंगे करना है। बाकी जंगे मतलब क्या देखेगा, पार्ट बी 30 मार्क्स का है ना, तो ये 3 चैप्टर ही ऑन एन एवरेज 15 to 80 मार्क्स कवर करके आता है, ठीक है। स्पेसिफिकली एक्ट इसमें अमेंडमेंट्स आए थे, जैसे गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आएंगे नहीं और नहीं आएंगे, आएंगे। ये जो चैप्टर्स मैं आपको बताया हो ना, जितने भी, चाहे वो थंबनेल लॉ में, सिक्योरिटी लॉ में, ईसीएल में, आईएलजीएल में, ये चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने के बजाय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग क्या करें, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्जाम में स्कोर बढ़ जाए, ठीक है। ऑलराइट, सो एंजॉय कीजिएगा, याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया उस बात पर ध्यान रखिएगा, और मुझे कांटेक्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको कांटेक्ट नंबर बता रखा है उससे आप फॉलो करें, उसमें मुझे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ICSI। ऑलराइट, याद रखिएगा सीएस प्रोफेशन मजाक नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बहुत रेपुटेड पोजीशन पे वर्क करने वाली पोजीशन है, सो प्लीज प्राउड कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर।